नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 6 दिन पहले हजारा शिया समुदाय के 11 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी और तब से न केवल वहां बल्कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा था। हजारा शिया समुदाय की महिलाएं, हजारों दूसरे हजरात लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और इंसाफ की गुहार कर रहे थे। उनकी शर्त थी कि प्रधानमंत्री खुद आए और आकर के जो ये बार बार इस तरह के हालात पैदा होते हैं, बार बार उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनकी औरतों पर हाथ डाले जा रहे हैं, इस पर आकर के आश्वासन दें कि ऐसा नहीं होगा और ये जुल्म सितम रुकेगा। कई तरह की चर्चाएं हैं इस हत्याकांड को लेकर के। जिस तरह के अतीत में भी बहुत सारी वारदातें हुई हैं उसको लेकर के भी 5 दिन बाद प्रधानमंत्री इमरान खान वहां गए। हालांकि जहां मैं बैठा हूं दिल्ली, यहाँ भारत में तो प्रधानमंत्री को मौके पर बुलाने की कभी बात नहीं होती है। जो राज्यों के चीफ मिनिस्टर होते हैं ज्यादा से ज्यादा उनकी बात होती है। लेकिन पाकिस्तान का हाल कुछ अलग ही है। वहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि सिस्टम पर, जो लोकल वहाँ की गवर्नमेंट है उस पर, यहाँ तक के सेना पर भी भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए वो सीधे प्राइम मिनिस्टर को वहाँ बुलाने की मांग करते हैं। पर इमरान खान ने वहाँ जाकर के जो कुछ कहा है, मैंने उसका वीडियो सुना है और बड़ा अफसोस होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसी जबान का इस्तेमाल कर रहे थे। अजीबो गरीब तरीके से वो उनसे बात कर रहे थे। अगर वो गए भी थे तो किस तरह पीड़ितों से मिलना चाहिए, ये उनसे वहां पहले पहुंची नवाज शरीफ की बेटी ने बताया उनको। लेकिन शायद वो दूसरे लोगों से सीखना नहीं चाहते हैं कि लोगों के आंसू कैसे पहुंचे जाते हैं, उनको कैसे हमदर्दी दी जाती है, कैसे उनको दिलासा दिया जाता है। मेरे साथ बहुत जाने माने एक चेहरे जुड़े हुए हैं ब्रिटेन से, लंदन से, डॉक्टर अमजूद अमजद अयूब मिर्जा। और मिर्जा साहब पीओके के एक्टिविस्ट हैं और इनका सबसे बड़ा परिचय तो ये है कि इनके पिताजी, इनके दादाजी और खुद ये भले ही पाकिस्तान से वाबस्ता रहे हैं, लेकिन इनके दिल में हिंदुस्तान का दिल धड़कता है। मिर्जा साहब, आपका स्वागत है मेरे शो पर। थैंक यू। मिर्जा साहब, मैं प्रधानमंत्री इमरान खान की बातें सुन रहा था जो उन्होंने हजारा शिया समुदाय की औरतों के सामने, उनके दूसरे परिजनों के सामने बैठ करके की हैं। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है जान करके कि वो उल्टे उनसे शिकवे शिकायतें कर रहे हैं बैठ करके कि भाई प्रधानमंत्री को तो पूरा देश देखना होता है, बड़ी गलत नजीर पड़ जाएगी अगर हर आदमी इसी तरीके से जिद करके बैठ जाएगा। ये कौन सी जबान है किसी प्रधानमंत्री की कि वो इस तरह के उल्टे गिले शिकवे उनसे करने लगे जिनके परिजनों की बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है और जो बेहद गमजदा है। जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपका भी और आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी मैं नमस्कार करता हूं और शुक्रिया। दूसरी ओर आपका जो सवाल है इमरान खान के मुतालिक, तो ये सिर्फ इमरान खान का रवैया नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी जो स्टेट है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट, स्टेट ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, सिविल गवर्नमेंट, ये हमेशा से बड़े इनडिफरेंट रहे हैं माइनॉरिटीज की तरफ। और माइनॉरिटीज को इन्होंने हमेशा एज अ स्केपगोट यूज किया है अपने सर्वाइवल के लिए, और लोगों की तवज्जो जो है वो आम जो मसाइल हैं उनसे हटाने के लिए। इमरान खान ने सबको पीछे छोड़ दिया इस हवाले से, क्योंकि इमरान खान ने तो अपनी तकरीर में ये कहा कि ये मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा और इस तरह से मुझे बुलाना कि हम दफन नहीं करेंगे जब तक, यानी कि जो मुसलमानों का अंतिम संस्कार होता है कि वो नहीं करेंगे जब तक कि आप इनको दफन नहीं करते, मैं नहीं आऊंगा, और ये ब्लैकमेलिंग है। और फिर वो नहीं गए और फिर उन्होंने कहा कि आप इनको दफन करें तो मैं आऊंगा, और फिर उन्होंने
दफन किया तो वो गए। ये इंतहाई खुदगर्जी, इंतहाई तकब्बर और इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा था, जो आज तक पाकिस्तान के हमने देखा नहीं है। पाकिस्तान में आज तक के ऐसा किसी भी सदर, प्रधानमंत्री, इवन जियाउल हक इतना जालिम था, यानी उसके दौर में भी हमने इतनी बेहिसी नहीं देखी अवाम के की तरफ जो हमने इमरान खान की शक्ल में देखी है। और ये इमरान खान की शक्ल में जो बेहिसी आप देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान के पूरे मिजाज को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट के मिजाज को। अब आ जाती है बात कि ये जो हजारा के लोगों को ये मिलने गए हैं, तो वहां पे अगर आप देखें, एक तो इन्होंने डार्क सन ग्लासेस पहनी हुई थी ताकि आई कांटेक्ट ना कर सकें ये इनके बिल्कुल साथ। बिल्कुल। दूसरा, इन्होंने वहां पे भी आप देखें तो ये मुस्कुरा रहे हैं, यानी हंस रहे हैं, यानी उनसे बातें करते हुए, जैसे कि वो अपने आप को अभी भी उस माइंड सेट में है कि पता नहीं मैं कोई नेशनल प्ले बॉय हूँ, कोई मैं हीरो हूँ, या मैं कोई फिल्म स्टार हूँ जो इनके बीच में आ गया है और ये मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैं, मतलब है कि वो लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों को पैसे मिलेंगे, कैश नहीं मिलेगा, चेक मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, मतलब इस तरह की बातें करके तजलील कर रहे हैं उन लोग। और उनको उनके मुंह पे कह रहे हैं कि जी देखें, इस तरह से नहीं होता कि आप लोग बैठ के ये कह सकते हैं कि जी प्रधानमंत्री आ जाए, ये ब्लैकमेलिंग होती है। वहां बैठ के उनको कह रहे हैं, और उनको उन्होंने अपने सरकारी, जो मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर हाउस था या गवर्नर हाउस, वहां पे उनको बुलाया बजाय उनके घरों में जाने के। यानी कि हद तक की आखिरी हदों को भी ये पार कर गया शख्स। अब ये जो हजारा कम्युनिटी का कत्लेआम हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन ये कह के इस बात को जो है वो आम करना कि जी कोई बात नहीं, ये तो पहले भी होता रहा है, तो अब भी हो गया है, तो हम देखेंगे इसको, ये काफी नहीं है। अगर आप गौर करें तो जो मच की जो एफसी की चेक पोस्ट थी, जहां पे क्विक रिस्पांस फोर्स होती है, उस चेक पोस्ट को 3-4 दिन पहले खाली करवा लिया गया। यानी वहां पे जी कोई मिलिट्री का या एफसी का कारकुन वहां पे फौजी नहीं था। और ये जब चेक पोस्टें खाली करवाई जाती हैं, तो ये लोकल आदमी की मर्जी से नहीं होती, ये कोर कमांडर और फिर ऊपर तक इसकी अप्रूवल होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये दहशतगर्दों को पहले से प्लान था, उनको रास्ता देने के लिए चेक पोस्ट वहां से खत्म की गई, खाली करवाई गई, और उसके कत्लेआम के बाद इसको दोबारा चेक पोस्ट पे एफसी को तैनात किया गया। अब सवाल ये है कि ये क्यों किया गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इसलिए किया गया कि पाकिस्तान में फौज के खिलाफ जो नफरत थी उसको डाइवर्ट किया जाए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नफरत में, और फौज को बीच में से बचाया जाए। लेकिन बैकफायर हो गया। आप देखें, जी गिलगित बल्तिस्तान में पहली दफा जो लोगों ने नारे लगाए, पहले गिलगित बल्तिस्तान में ये नारा नहीं लगा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। लेकिन जी जी सर्दों में हजारों की तादाद में लोगों ने जुलूस निकाला, और उसमें मेन नारा यही था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अलबत्ता इमरान खान के खिलाफ भी नारे लगे, लेकिन मेन नारे फौज के खिलाफ। इसी तरह कोयटा में जो मिनिस्टर्स गए, फेडरल मिनिस्टर्स गए वहां पे इमरान खान से पहले धरने वालों को कहने के लिए कि आप धरना खत्म करें, उनके साथ जो गुफ्तगू हुई, और वो सोशल मीडिया पे चल रही है क्योंकि लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों से बनाई हुई, उसमें भी जी लोग यही कह रहे हैं कि मिनिस्टरों को कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इसके पीछे कौन है, यानी फौज है। अब आप देखेंगे पाकिस्तान में एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा है। चीनी की कीमतें इन्होंने 2 दिन के लिए कम की थी, वो फिर ऊपर चली गई हैं। गोश्त महंगा हो गया है, और अदरक 1,000 रुपया किलो के हिसाब से बिक रही है पाकिस्तान में। तो उसके अलावा पीडीएम की बहुत बड़ी तहरीक चल रही है, और आज भी उनका जो जलसा है वो डेरा गाजी खान में हो रहा है इस वक्त। और इसी तरह से बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है वो बहुत तेज हो गई है। 3-4 मुसल्ह जो आर्मीज हैं इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान के लिए, वो बहुत तेजी से स्ट्राइक्स कर रही हैं। अब उन्होंने सी पैक का जो रूट है, सड़क है, उसके ऊपर जो कुछ हो रहा है, तामीराती काम, कंस्ट्रक्शन वगैरह, उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। हर रोज एक दो पाकिस्तानी फौजी जो है उनको मारा जा रहा है वहां पे। जी इसी जी तरह से आप सिंध में देखें कि सिंध में जो है वो 10 नवंबर को एक लॉन्ग मार्च शुरू किया गया सिंध के मिसिंग पर्सनस के लिए, और वो
सिंध सभा की तरफ से, और वो औरतें हैं, माएँ बहनें, फैमिली मेंबर्स, जो अपने लापता इनफोर्स डिसअपीयर्ड लोगों के लिए जो है वो सवाल लेकर पैदल चली हैं, और वो उनके पाँव में छाले हैं, और उनकी भी वीडियोस मौजूद है सोशल मीडिया पे, जहां वो एक दूसरे के पैरों पे दुपट्टे फाड़ के तो पट्टियां कर रही हैं। उनको गिरफ्तार किया गया पंजाब और सिंध के बॉर्डर पे। वो लॉन्ग मार्च कराची से जा रहा था पिंडी में जनरल हेडक्वार्टर आर्मी, कि वहां पे हम ओहो। प्रोटेस्ट करेंगे। वो भी ये समझते हैं कि हमारे बच्चों को आर्मी ने उठाया है, तो वो जीएच क्यों जा रही है। यानी कि ये एक ओपन सीक्रेट है कि आर्मी का जो रोल है पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से। इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हर रोज मुजाहरे हो रहे हैं, आज भी हो रहा है मुजाहरा। हर रोज कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वहां पे कोई प्रोटेस्ट ना हो। मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, ना इंडिया का मीडिया रिपोर्ट करता है, ना पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट करता है। इसी जी तरह जी। गिलगित बल्तिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, कॉल्स दी जा रही हैं। मतलब आज अगर मुजाहरा हो रहा है तो वो आज अगले ही मुजाहरे की कॉल भी दे रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल में आर्मी ने ये सोचा कि, और फिर करीमा बलोच का कत्ल हुआ जब जी। कनाडा में, तो वो तमाम उंगलियां जो है फौज की तरफ गई, आईएसआई की तरफ गई। तो इन तमाम चीजों से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था, जिसमें 200 से ज्यादा बच्चे स्कूल के इन्होंने मारे थे पेशावर में, उस लेवल का इन्होंने फिर सोचा कि हम कैसे कोई इवेंट करें कि लोगों को स्टन कर दें। यानी कि जैसे जब पाकिस्तान में किसी जानवर को मारना होता है तो उसको स्टन गन से पहले स्टन करते हैं और फिर उसको मारते हैं। तो अवाम को स्टन करने का जो इन्होंने तरीका निकाला वो बैकफायर कर गया, और अवाम स्टन हो या ना हो, फौज के जर्नैल जो है वो इन मुजाहरों से जरूर स्टन हो गए। अभी तक तो जो बाहर की दुनिया थी या पाकिस्तान के भीतर भी एक परसेप्शन ये था अमजद भाई कि वहाँ जो माइनॉरिटी खासतौर से हिंदू है या इस तरह की कम्युनिटी है उन्हीं पर ज्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं। पर शिया हजाराओं पे जो आमतौर पर जो मैंने पढ़ा है इनके बारे में कि चंगेज खान के वंशज हैं, मंगोलाई मूल के हैं, अ, ठीक है अल्पसंख्यक हैं। पर पाकिस्तान में मुसलमान मुसलमान के बीच भी इतना भेद के आप जो अल्पसंख्यक हैं, और इतने भी अल्पसंख्यक नहीं है, 15 लाख के आसपास इनकी आबादी पूरे पाकिस्तान में बताई जा रही है, पर मानी तो जाएगी अल्पसंख्यक ही, उन पर भी अत्याचार इस तरह से हो रहे हैं वहां पे। यानी वहां पर जो माइनॉरिटी है वो सुरक्षित ही नहीं रह गई है बिल्कुल। देखें, ये जो इस्लाम के अंदर फिरका वाराना मसला है, ये तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें बंद की। यानी उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, और जो सहाबा हैं यानी उनके कंपेनियंस हैं, कुछ उनके पास खड़े थे और बैठे थे और वो रो रहे थे, कुछ बाहर थे जो प्लॉट कर रहे थे कि भाई नेक्स्ट अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो होगा नेक्स्ट, वो कौन होगा, खलीफा होगा कौन। तो वहीं से आप देखें कि दो फिरके बन गए। एक वो बन गए जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के हवाले से मोहम्मद हजरत अली को खलीफा मानते थे, और दूसरे वो बन गए जो उनके खानदान से डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं था, और लेकिन उनके कंपेनियन थे बड़े, उनके साथ जी। उन्होंने वक्त गुजारा। तो उसके बाद हम देखते हैं करबला का वाकया होता है, और फिर ये चलते 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 हम आज तक आ जाते हैं। तो फिरका दर फिरका दर फिरका, अब पाकिस्तान में जो ये फिरका वाराना फसादात हैं, आप देखें कि ये इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी दूसरे मुल्क में जहां मुसलमान बसते हैं, आप इस किस्म के फिरका वाराना फसादात जो है वो मुसलमानों के बीच में नहीं देखेंगे। यानी इंडिया में आपने नहीं देखेंगे कि सुन्नी और शिया आपस में दस्तों गिरेबां हैं, या इस्माइली और सुन्नी आपस में एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हैं। पाकिस्तान में देखिए, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने अपनी जो इक़्तिदार है, अपनी जो पावर है, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए यहाँ पे लोकल कल्चर्स जो थे, पंजाबी, सिंधी, बलोच, पश्तून, कश्मीरी, जमवाल, गिलगिती, बल्ती, जितने भी कल्चर थे, इनको सप्रेस किया। इनको सप्रेस करके इनके ऊपर इन्होंने एक सो कॉल्ड इस्लामिक आइडियोलॉजिकल कल्चरल हेगेमनी कायम करने की कोशिश की।
और उसमें इन्होंने जो ब्रांड इस्तेमाल किया वो था इस्लाम का वहाबी ब्रांड, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया से पैसे भी लेते थे और सऊदी अरेबिया इनको फंडिंग भी करता था। तो इन्होंने उस ब्रांड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, सऊदी अरेबिया की फंडिंग से यहाँ पे मसाजिद बनाई, मदरसे बनाए, और उस हवाले से इन्होंने फिर यहाँ पे एक इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है उसको मुसल्लत किया। अच्छा, उसमें भी कोई अच्छी चीजें मुसल्लत नहीं की इन्होंने, इन्होंने सजाएं मुसल्लत की कि अगर तुम चोरी करो तो हाथ काट दो, अगर कोई जना करे तो संसार कर दो, अगर कोई मतलब है शलवार जो है वो टखनों से 2 इंच ऊपर बांधो, दाढ़ी जो है वो 1 मुठ के बराबर रखो, इस किस्म की जो है चीजें। और फिर इसके साथ ये तो उन्होंने उनका एक कल्चरल नैरेटिव दिया, साथ उन्होंने उनको एक मिलिटेंट नैरेटिव ये दिया, क्योंकि उनकी अब फौज जो कैसे ये साबित करे कि उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो पाकिस्तान और की एग्जिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदू जो है उसको द अदर, जिस तरह होता है ना कि उस एक इमेजिनरी दी अदर के खिलाफ एनिमी कायम किया, और उसके खिलाफ अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे हम उस दी अदर के खिलाफ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये जी जी नैरेटिव इंडियन हेट का नैरेटिव और ये इस्लामिक आइडियोलॉजी का नैरेटिव जो है, जब ये चला तो इसके खिलाफ बगावतें हुई। अब वो बगावतें जो हैं, शुरू में वो बगावतें एथनिक नेशनलिज्म की बुनियाद पे हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वहाबीइज्म का बहुत ज्यादा होल्ड होना शुरू हुआ पाकिस्तानी सोसाइटी पे, तो फिर ये कम्युनल शक्ल इख्तियार कर गया, और फिर इंटरफेथ जो है, यानी कि फेथ के अंदर भी फेथ जो है, जैसे इस्लाम के मुख्तलिफ जो सेक्ट्स हैं उनकी आपस में टकराव शुरू हुए, जी और जी उन टकराव की वजह से फिर हम देखते हैं शिया सुन्नी का तसादम होता है, शिया और कादियानी का तसादम होता है, सॉरी सुन्नी और कादियानी का तसादम हम देखते हैं, और हम इस्माइलियों के साथ तसादम देखते हैं, और दूसरे सेक्ट के साथ तसादम देखते हैं। और ये तसादम जो है, एक तरफ तो ये माइनॉरिटी रिलीज माइनॉरिटीज को क्रश करने के लिए, और दूसरा एक कांस्टेंट थ्रेट और एक कांस्टेंट फियर जो है का एनवायरनमेंट रखने के लिए ये किया जाता है। और आप देखें हजारा कम्युनिटी के जो पिछली दफा जो कत्ल हुए थे 1.5 साल पहले, उसमें लोगों ने फौज को बुलाया था कि जी फौज आए, फौज आए, क्योंकि उनको पता था कि फौज इसके पीछे है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो आर्मी है ये, और कम्युनल राइट्स जो होते हैं, रिलीजियस राइट्स जो होते हैं, या माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हैं, इनका का डायरेक्ट कनेक्शन है, और ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान आर्मी मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी के जनरल मौजूद। और अमजद भाई, हमने अभी इस्लामाबाद में तो देखा ही था कि मंदिर का किस तरीके से विरोध हुआ था। अल्टीमेटली वो कोर्ट के पास गया मामला, कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसको बनाया जाए। और एक और अभी मंदिर तोड़ा गया, फिर उसमें आग लगाई गई, उस पर भी अब आदेश आया है कोर्ट का कि 1 हफ्ते के भीतर उसका फिर से निर्माण शुरू किया जाए। मैं कई बार जब थोड़ा सा फुर्सत में होता हूँ तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में भी जो अलग अलग गांव में जाकर के वहाँ के वीडियो बनाते हैं। वहाँ जो पुराने मंदिर हैं, आज़ादी से पहले के मंदिर हैं, 47 से पहले के मंदिर हैं, बड़ी खंडहर स्थिति में है, बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं मंदिर बचे हुए हैं। मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? मेरे विचार से ये बांग्लादेश में मैंने देखा है या पाकिस्तान में देखा है, अफगानिस्तान में दूसरे तरीके का, तालिबान का निशाने पर रहे, दूसरे मजहब से रिलेटेड जो भी आपके इस तरह के प्रतीक वाले वो रहे हैं। पर इन 2-3 मुल्कों के अलावा कहीं मुझे लगता नहीं है कि कहीं इस तरीके से दूसरों के धर्म स्थलों को इस तरीके से निशाना बनाया जाता हो। देखें, ये तो बहुत दूर आप ले जाएंगे मुझे इसमें, लेकिन मैं इसको मुख्तसर करूंगा। ये आप देखें ना कि जो अरब इन्वेडर्स आए और जो अफगान इन्वेडर्स आए,
वो जो घोड़ों पे जो झंडा काला लेके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ लाए, तो उन्होंने यहाँ पे जो अपने लूट मार को लेजिटिमेट करने के लिए जो मकसद बयान किया वो ये कि हम इस्लाम फैला रहे हैं और हिंदुस्तान जो है यहाँ पे गजवा हिंद करनी है और पूरे हिंदुस्तान को जो है वो काफिरिस्तान से खत्म करके तो इस्लामिस्तान बनाना है। तो ये तो वहां से इसकी तो ताने बाने तो वहां से मिलते हैं। लेकिन आज के दौर में जैसा मैंने अर्ज किया कि हिंदू टेम्पल जो है अगर वो खड़ा है किसी जगह पे पाकिस्तान में, तो वो चैलेंज है पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन के लिए कि यहाँ पे जो मंदिर है इसका मतलब ये है कि अभी ये निशानी बाकी है जिसको मिटाना है। जब तक ये मंदिर खड़ा है पाकिस्तान 100% तो इस्लामिक कंट्री नहीं कहलाया जा सकता। तो इसलिए बाप रे। वो हिंदुस्तान पे हमला भी नहीं अभी हो रहा या गजवा हिंद उस तरह से अभी शुरू नहीं हो रही, तो फिर उसको गजवा हिंद का जो माइंड सेट है वो फिर उस मंदिर के अंदर पूरा हिंदुस्तान देखता है सिंबॉलिकली। वो फिर मंदिर नहीं गिरा रहे होते, वो हिंदुस्तान पे हमला कर रहे होते, वो उस काफिर पर हमला कर रहे होते हैं जिस काफिर को पाकिस्तान की मिलिट्री, आईएसपीआर और तमाम स्कूल कॉलेज, तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम प्रिंट मीडिया ने आपको 70 सालों से फीड किया है कि हिंदुस्तान और हिंदू सिनोनिमस हैं और हिंदू दुश्मन है, लिहाजा अगर आप हिंदू कत्ल करते हैं तो आपने हिंदुस्तानी को कत्ल किया, चाहे वो पाकिस्तानी हो। और अगर आपने मंदिर गिराया तो फिर आपने समझे कि हिंदुओं को मारा, चाहे वो हिंदू पाकिस्तान का सिटीजन ही क्यों ना हो। तो इसलिए ये मंदिरों के गिराए जाने में एक रिलीजियस हीरोइज्म जो है वो भी इन्वॉल्व है। और ये अगर सजाएं देते हैं या इस किस्म की बातें करते हैं तो आप जानिए कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी तो इन्होंने मुंह दिखाना है। तो उसके लिए अगर कोई कॉस्मेटिक अदालती फैसले हो जाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान से हिंदुओं के और भारत के खिलाफ जो नफरत आमेज प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर कोई कारी जरब लगी है। उसके ऊपर कारी जरब नहीं लगी। वो फैक्ट्रियां जो है चल रही हैं, मदरसों की शक्ल में चल रही हैं, पाकिस्तान के रिलीजियस जिंगोइज्म के मीडिया हाउसेस की शक्ल में चल रही हैं, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जहादिस्ट इस्लामिस्ट कॉलम नगारों की शक्ल में, अखबारों में उनके कॉलम जो छपते हैं उसकी शक्ल में चल रही है। और जो एक रिलीजियस फोबिया क्रिएट किया गया है हिंदू के खिलाफ, उसकी शक्ल में चल रही है। तो ये खत्म नहीं होगा। बड़ा ताज्जुब होता है ये देख करके कि राजधानी जब बनाई गई, कैपिटल जब बनाई गई पाकिस्तान की, तो उसका नाम भी इस्लामाबाद रख दिया गया। और एक बड़ा अजीबोगरीब सा ख्याल दिमाग में कई बार आता है कि ठीक है, आप इस्लामाबाद में एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, पर क्या इस्लामाबाद में हिंदू बचे हैं कि जब ये मुकम्मल होगा, जब ये बन करके तैयार होगा तो लोग वहां जाकर के पूजा पाठ कर सकें? इतनी संख्या में भी क्या हिंदू वहां बाकी छोड़े गए हैं? देखिए, जब मैं डॉक्टर था ना तो मैंने प्रैक्टिस अपने वाले साहब के प्रैक्टिस में शुरू की। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे तो मैंने उनके साथ शुरू की। तो एक दिन एक शख्स आया और वो हमारे वाले साहब जो है कभी कभी थोड़ा सा वो विस्की का शौक रखते थे। तो जी जी। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि अल्कोहल मिलती नहीं, बैन है, बैन थी। तो वो आए और वो मेरे वाले साहब को लेके तो एक्सरे रूम में गए और उसके बाद उन्होंने बाहर आ गए। तो मेरे वाले साहब को मैंने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये सिख था लेकिन ये अब मुसलमान हो गया है। अच्छा, उसकी कोई दाढ़ी वाड़ी भी नहीं थी। तो ये मुसलमान हो गया लेकिन इसका इसके पास परमिट है विस्की का। तो इसको मैंने बोला था ये विस्की की बोतल लेके आए। तो बेशुमार हिंदू और सिख मौजूद हैं अभी भी इस्लामाबाद में, जी। लेकिन वो इस्लाम कबूल कर चुके अपनी जान बचाने के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए, या अपने अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए, उस सोसाइटी में अपने आप को कत्लेआम से बचाने के लिए। आपको पता है इस्लामाबाद जो है ये पोठवार का इलाका है जी और जी। इस वक्त भी पोठवार में एक मूवमेंट चल रही है ग्रेटर पोठवार के लिए, जो क्लेम करते हैं कि ये फेडरल एरिया जो है इस्लामाबाद का, ये पोठवार को वापस किया जाए। तो वो लोग भी सोए नहीं है, सिर्फ यह कि उनकी आवाज दूसरी लोगों तक, दुनिया तक नहीं पहुंचती। तो
बड़ी बुरी हालत है हिंदुओं की और क्रिश्चियनों की। आपको पता है कि अभी 26 दिसंबर को जो है वो दो क्रिश्चियन बहनों को घर से निकली हैं सौदा लेने के लिए, गायब हो गई। 2 हफ्ते के बाद उनकी लाशें मिली हैं वहां से, नाले में से। और वो फिरोजपुर में फैक्ट्री में काम करती थी, काना कसूर के पास, वहां की रिहायशी थी। दोनों शादीशुदा थी, दोनों के बच्चे थे, एक का तो शीर ख्वार बच्चा। तो वो उनका पता चला कि जी ये क्रिश्चियन लड़कियों को इनके सुपरवाइजर्स कह रहे थे कि तुम मुसलमान हो जाओ और हमसे शादी करो, और नहीं उस प्रेशर में उन्होंने इनकार किया, और उस इनकार के नतीजे में उनको कत्ल कर दिया। तो ये है वहां पे सूरत हाल। और ये सूरत हाल बदलने की कोई सूरत भी दिखाई नहीं दे रही है अमजद भाई, कोई। क्योंकि जिस तरह की सोसाइटी वहाँ बना दी गई है, जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, जो बच्चों को पढ़ाया गया है, जो उनके दिमागों में बचपन से ही जहर भर दिया गया है, तो इसके सुधरने के तो कोई आसार दिखाई दे नहीं रहे हैं। देखिए 1989 में लाहौर में फ्लैटिस होटल है, बड़ा मशहूर तारीखी होटल था। वहां पे एक सेमिनार हुआ, उसमें 5 स्पीकर थे, बड़े बड़े नाम वाले। डॉक्टर मुबारक हैं अली, और मिराज मोहम्मद खान, और आसमा जहांगीर। और मैं उस वक्त नया था डॉक्टर, 4-5 साल मुझे बने हुए थे, और बेनजीर भुट्टो 1988 में इलेक्शन जीत के इक़्तिदार में आई थी। तो 89 में ये सेमिनार लाहौर में हुआ। इसका टाइटल था द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। जी तो मुझे भी उसमें मौका मिला अपना पेपर पढ़ने के लिए। मैं यंग था, तो यंग जनरेशन की तरफ से शायद उन्होंने सोचा होगा कि इसको बुला लें। मैंने वहां पे जो पेपर पढ़ा वो सिर्फ 6 सफ़े का पेपर था, और उसमें मैंने ये कहा था कि देयर इज नो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। खैर वो मैंने अपने दलाइल दिए, लेकिन सब ने मुझे, मेरी पहली तकरीर थी क्योंकि मैं सबसे उम्र में भी कम था, और उसमें भी जो है पॉलिटिकल स्टेटस में भी कम था। बाकी तमाम मुकर्रिरीन ने मुझे टारगेट किया, इंक्लूडिंग आसमा जहांगीर, और इन्होंने कहा कि ये जो है गर्म खून है, और ये इस तरह है और उस तरह है, और डेमोक्रेसी को ऐसे किया जा सकता है, वैसे किया जा सकता है। वो सेमिनार हो गया, समझ लें आप, खुद ही हिसाब लगा लें अब, 20 और 10 30, तकरीबन 31 32 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो मैं वो, हाँ, अच्छा मेरे सारे दोस्त, मेरे अच्छा तालियां मेरे लिए बहुत बजी थी। तो जब हम वापस आए तो दोस्त, तो हम लोग यंग थे, तो वो चारपाइयों पे हम बैठ गए, दूसरा दोस्त चाय बनाने लग गया, तो सब कह रहे हैं डॉक्टर मैदान मार लिया, ये वो जैसे हम करते हैं कॉलेज यंग लड़के। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा, उसने कहा डॉक्टर बात सुन, मैं सीरियसली तुझे कह रहा हूँ, तू इसको एक्सपैंड कर, इसको एक्सपैंड करके इस पे किताब बना। उस वक्त तक मैंने कभी जिंदगी में कोई किताब लिखी नहीं थी, तो वो मैंने फिर किताब की शक्ल 5 साल लगा के उसको किताब बनाई, लड़ने जी की जी। तैयारी, लड़ने की तैयारी। तो आज भी आप देख लें कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, और उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि किसी भी नेशन स्टेट में जो डेमोक्रेसी है वो उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक उस डेमोक्रेसी की, जो डेमोक्रेसी तो एक फॉर्म है ना, एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, उस फॉर्म के पीछे एक कंटेंट है, और वो कंटेंट होती है आपकी नेशनल जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास है। अब आपकी जब नेशनल इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो इतनी वीक है कि वो फौज जो है यूजरपर, उस फौज के को शिकस्त नहीं दे सकती। फौज एक फ्यूडल इदारा है ना, उसको शिकस्त नहीं दे सकती पाकिस्तान में, और उसकी जगह इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी जगह नहीं बना सकता। तो वो 4 चीजें नहीं कर सकेगा। नंबर 1, वो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकता। नंबर 2, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में वो बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा नहीं कर सकता। नंबर जी तीन नंबर 3, वो उस मुल्क में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको रिलीजन से अलहदा नहीं कर सकता, यानी स्टेट और रिलीजन को अलहदा नहीं कर सकता। और फाइनली
अगर आप एक मल्टी नेशन स्टेट हैं तो वो उसमें जो नेशनल क्वेश्चन है, यानी छोटी जो नेशंस हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके जो राइट्स हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। तो आप देखें कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा जो इशू बना था आर्मी के साथ, वो सी पैक का था कि सी पैक को कौन हैंडल करेगा, मिलिट्री हैंडल करेगी, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करेगी, या पार्लियामेंट हैंडल करेगी। उड़ा के रख दिया ना उसको, और ले आए वो इसको अंगूठा लगाने वाले मिस्टर ताबेदार इमरान खान को। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की जो क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, उसमें इतना दम नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर फ्यूडलिज्म को, मुल्लाइज्म को और मिलिट्री को शिकस्त दे सके। वो वीक है, इसीलिए वो आज एक दलाल का किरदार अदा कर रही है, और वो इसीलिए आज एक कमीशन एजेंट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है पाकिस्तान में। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है ही नहीं वहां पे। इंडस्ट्रियलिस्ट तो बांग्लादेश चले गए, इंडोनेशिया चले गए अपनी सनतें लेके। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान एक फाशिस्ट स्टेट है। इस स्टेट को डिसमेंटल करना होगा, इस और सबको मिलकर करना होगा। ये नहीं कि इंडिया ने करना है, इसमें चाइना, सॉरी, अफगानिस्तान, इसमें ईरान, इसमें इंडिया, ये पूरा, जैसे हमने हिटलर को शिकस्त दी, सबने मिलके उस कंट्री को खत्म की, उस स्टेट स्ट्रक्चर को तोड़ा और उसको खत्म किया। इसी तरह पाकिस्तान जो है, इसको हमें ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे हमने फासिस्ट जर्मनी को ट्रीट किया था। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई। ये ऐसा विषय है, एक सा सब्जेक्ट है जिस पर हम आइंदा भी बातचीत करना चाहेंगे। और मैं ये भी समझना चाहूँगा अगली बार जब हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की क्यों हो गई है जो अपना अतीत, अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री सब कुछ भुला देना चाहते हैं। क्योंकि 47 से पहले तो ये हिंदुस्तान ही था ना। तो हमारी कल्चर भी एक जैसी है, हमारा पहनावा भी एक जैसा है, खान पान भी एक जैसा है, हमारे रीति रिवाज भी एक जैसे हैं। फिर भी वो हिंदुस्तानियों से इस कदर नफरत करते हैं। तो कहीं ना कहीं जड़ों में कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिन्होंने उनको ऐसी पोजीशन में ला करके खड़ा कर दिया है कि जो आज की पीढ़ी है या जो पीढ़ी इनसे पहले की थी, उन्होंने सही शिक्षा नहीं दी, सही एजुकेशन नहीं दी, सच्चाई नहीं बताई, उसको छिपाया और छिपा करके उनके दिमागों में जहर भरने की कोशिश की है। अमजद भाई, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जब भी आप कहेंगे फिर हम जुड़ेंगे। जरूर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। नमस्कार।